ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब दरअसल ये रिपोर्ट्स हैं कि अब्बास अराक्ची भारत आ सकते हैं। हालांकि 48 घंटों में डील हो जाएगी। इस जंग पर, अमेरिका के इस दावे पर ईरान ने खिल्ली भी उड़ाई है और सीधे तौर पर कहा है कि ये तो फेल हो गया, अब नया फ्रॉड करो। यानी कि जो रिपोर्ट सामने आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि 48 घंटे में, अगले 48 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसका अब ईरान ने मजाक उड़ाया और ईरान ने सीधे तौर पर इसे नकार दिया है इस पूरे मामले पर। और अब्बास अराक्ची अगर भारत आते हैं तो फिर क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये भी आज हम जानेंगे। स्पेशल गेस्ट से विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, अभी खबर कंफर्म नहीं है कि अब्बास अराक्ची भारत आ सकते हैं या फिर नहीं आएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि अब्बास अराक्ची भारत आ सकते हैं। पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर अब्बास अराक्ची भारत आते हैं, ब्रिक्स का मौका होगा, तो फिर यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, अब्बास अराक्ची की यदि भारत की यात्रा होती है तो वो बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो ब्रिक्स का जो फॉर्मेट है उसके तहत तो ये होगी, लेकिन साथ ही साथ जो ईरान और भारत के जो बायलैटरल जो संबंध हैं उसके संदर्भ में भी ये बेहद अहम यात्रा होगी। और अभी आप देखिए तो भारत का जो ईरान के साथ भी लगातार एक एंगेजमेंट बना हुआ है और भारत और वैसे ईरान के जो संबंध हैं वो सिविलाइजेशनल टाइज हैं, लेकिन वो जो संबंध, उन संबंधों को भारत बहुत सम्मान देता है। लेकिन भारत की जो सरकार का जो ईरान के प्रति जो रुख है, वो चाहे वो सामरिक मामले हों चाहे वो आर्थिक मामले हों, सभी में एक सहयोगात्मक रुख ही रहा है। और भारत ने चाबहार का जो पोर्ट विकसित करने का जो बड़ा प्रोजेक्ट भारत जो चला रहा है, जाहिर है कि उसके माध्यम से भी समझा जा सकता है कि भारत ईरान के साथ किस तरीके से अपने एंगेजमेंट्स को रखता है। और सारे दबावों के बावजूद भी भारत लगातार ये कोशिश करता रहा कि चाबहार के कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि उसमें अवरोध अनेक हैं और लेकिन ये भारत के कमिटमेंट को दर्शाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वर्तमान की जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का विशेष रूप से जो ब्लॉकेड है और अमेरिका के द्वारा जो काउंटर ब्लॉकेड किया गया है, वो सारी स्थितियां भारत के लिए भी काफी चुनौतियां पैदा कर रही हैं। बिल्कुल। और सर, हम हॉर्मुज की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि ना ईरान झुकने को तैयार है, ना अमेरिका झुकने को तैयार है। हालांकि हॉर्मुज में जो तनाव है वो अभी भी बना हुआ है, अमेरिकी नाकेबंदी यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। इसी बीच भारत के साथ ईरान खड़ा होता हुआ नजर आया कई मुद्दों पर, वो चाहे जो हमारे शिप्स हैं उनको पैसेज देने की बात हो, और भी कई मुद्दों पर ईरान की तरफ से भारत को लेकर हमने देखा जो पॉजिटिव बयान है वो देखने को मिले। अब यहाँ पर जब अब्बास अराक्ची अगर भारत आते हैं तो जो मुद्दे हैं उसमें से क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो पुतिन है वो भी भारत आ सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि रूस और चीन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए, हालांकि पर्दे के पीछे से ही ये सारा खेल चल रहा है। देखिए सोनम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, इसका यदि कोई समाधान निकलता है तो उसमें जो रशिया, चाइना, भारत जैसे राष्ट्रों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और चाइना और रशिया तथा भारत का जो ईरान के साथ जो संबंध है, जो भारत और रशिया और चाइना जैसे बड़े राष्ट्रों के ईरान के साथ जो भी एंगेजमेंट्स हैं, जो भारत के और रशिया, चाइना जैसे राष्ट्रों के जो अपने इन्फ्लुएंसेस हैं, उसका प्रभाव इस पूरे रेजोल्यूशन में पड़ सकता है। पहले भी आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें चाइना ने एक पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई थी। और अभी अब्बास अराक्ची ने मॉस्को की भी यात्रा की, बीजिंग की भी यात्रा की, अब वो न्यू दिल्ली भी आ सकते हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ईरान, जो कि स्वयं वर्तमान समय में भारी दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि ईरान के जो सारे जो उसकी सामानों की जो आवाजाही है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सब बाधित है अमेरिका के ब्लॉकेट की वजह से। तो ईरान भी भारी दबाव में है और ईरान भी ये चाहेगा कि कोई एक वे आउट निकले जिससे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एक नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन अभी ओपन तरीके से ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आहत है उन हमलों से, वो अपनी कमजोरियों को ओपन तरीके से नहीं प्रदर्शित करना चाहता और इसी वजह से वो एडामेंट रुख अपनाया हुआ है। लेकिन ईरान के ऊपर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
और ईरान भी चाहेगा कि वो अन्य महाशक्तियों भारत, चाइना, रशिया के माध्यम से कुछ वे आउट निकाले। तो उस संदर्भ में भी ईरान के अपने हितों को भी ध्यान में रखते हुए अब्बास अरागची की यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है यदि ये यात्रा नई दिल्ली की उनकी होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो पूरी जो सिचुएशन है उसमें भारत, चाइना, रशिया का एक अहम रोल बनता है। और भारत और रशिया और चाइना जैसे राष्ट्र भी ये चाहेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्मलाइजेशन हो, डीवेपनाइजेशन हो, डीकम्बर्टाइजेशन हो और वहाँ पर एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर फिर से स्थापित हो जैसा कि 28 फरवरी के पहले का था। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो अब्बास अरागची की यदि न्यू दिल्ली की यात्रा होती है तो मल्टीलेटरल फॉर्मेट के अलावा जो बायलैटरल जो एंगेजमेंट्स उनके होंगे और भारत के साथ भी होंगे और यदि राष्ट्रपति पुतिन भी आते हैं तो उनके साथ भी जो एक मुलाकात की संभावना बनेगी साइडलाइंस में, वो जाहिर है कि वो भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा और जिसके के ऊपर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर होगी। बिल्कुल सर, जहाँ एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने कई अपने जो लक्ष्य हैं वो हासिल कर लिए हैं, हालांकि ईरान इसका मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है, कई बार खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब आखिर सर यहाँ पर जो 48 घंटे कहा जा रहा था कि 48 घंटों में जो युद्ध है वो खत्म हो सकता है, हालांकि अभी तो हाल फिलहाल ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपके नजरिए से, आपके अनुसार क्या यहाँ पर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है या फिर अब ये युद्ध जो है समाप्ति की ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं सोनम जी ऐसा मानता हूँ कि ये जो डायलॉग और नेगोशिएशंस की जो प्रक्रिया है, जो डील मेकिंग को लेकर के, ये एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस दिखाई देता है जी। क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में सिर्फ विश्वास का संकट नहीं है बल्कि एक अविश्वास की गहरी खाई पैदा हो गई। और ये जो 28 फरवरी और उसके बाद जो घटनाएं हुई उसके बाद से ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है और दोनों ही पक्ष वर्तमान समय में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से एक तरफ प्रपोजल आता है और दूसरी तरफ उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। और इसी तरीके का जो प्रपोजल ईरान ने जब दिया तो अमेरिका की तरफ से भी उसको रिजेक्ट किया जाता है और उसको जो है बिल्कुल गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता। तो ऐसे में ये जो दोनों पक्षों के बीच में अभी भी असहमतियां बहुत ज़्यादा हैं और ये जो 48 घंटे के अंदर जो एक डील की संभावना जताई जा रही थी, अगर उसको भी आप देखें तो उसमें भी हालांकि कोई कंफर्म्ड ये अनाउंसमेंट नहीं था, ये स्पेकुलेशन ही थे, लेकिन जो भी पॉइंट सामने आए थे उसमें ये भी था कि यदि कोई डील पे सहमति हो भी जाती है तो 30 दिनों तक नेगोशिएशन चलते रहेंगे। जाहिर है कि इस बात को ये दर्शाता है कि नेगोशिएशंस और डायलॉग को बहुत ही इंटेंस तरीके से चलाने की अभी भी बड़ी आवश्यकता है और ये जो प्रोसेस है वो लंबा खींच सकता है क्योंकि अभी एक तरफ से प्रपोजल आने की संभावना बनी और दूसरे ने उसकी खिल्ली उड़ा दी और ये फिर से बैक टू स्क्वायर वन में वाली स्थिति आ गई। तो ऐसे में मेरा मानना है कि सीज फायर तो बना रहेगा लेकिन और युद्ध संभव है कि उस इंटेंसिटी का अब ना हो क्योंकि अमेरिका ने अब घोषित कर दिया है कि उसका जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो समाप्त हो चुका है, वो कंक्लूड हो चुका है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब कोई इंटेंस जो लगभग 40 दिनों का जो वॉर चला था उस तरीके का वॉर होगा, लेकिन बीच बीच में अटैक्स, काउंटर अटैक्स की जो घटनाएं हो सकती हैं, जैसा कि आपने देखा अभी ईरान ने फुजेरा गैस पाइपलाइन पर ही यूएई में हमला कर दिया। और भारत का भी बयान आया था उसमें, बिल्कुल। और भारत ने इसकी कड़ी निंदा की थी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की थी। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यदि अब्बास अरागची की भारत यात्रा होती है तो ये भारत जो विषय है जिसमें कि भारतीयों को जो टारगेट करना और भारतीय शिप्स के ऊपर फायरिंग इत्यादि, इन सारी कंसर्न्स को, इन सारी चिंताओं को भी भारत अब्बास अरागची से सीधे उठा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार अपने हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा से देती है और इन विषयों को भी उनके साथ उठाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक पूरे यूएस ईरान के जो विषय का है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये एक लॉन्ग ड्रॉन, एक लंबा प्रोसेस दिखाई देता है और डील मेकिंग की जो मैं आने वाले समय में जल्द उसकी संभावना नहीं देखता और ये जो बातचीत की प्रक्रिया में अभी एक लंबा समय लगेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी अंत में अवश्य कहना चाहूँगा कि चूंकि ये वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है वो एक लॉन्ग ड्रॉन क्राइसिस हो सकती है, एक वोलेटाइल सिचुएशन है, अनस्टेबल सिचुएशन लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसी वजह से भारत को अपनी जो एनर्जी की अल्टरनेट
जो इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं उसके ऊपर हमेशा और लगातार तेज गति से सस्टेन तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाईज हैं वो अन्य क्षेत्रों से, अन्य अल्टरनेट रूट से बनी रहें और कोई गंभीर संकट सर मैं इस पे आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। जहां भारत जो है विविधता पर काम कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है, वहीं अभी इराक की तरफ से भी जो एक ऑफर आया है, आप जानते होंगे इस बारे में, उस पर भारत क्या कुछ विचार कर सकता है? क्या भारत ये ऑफर एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा? और अगर अब्बास अरागची भारत आते हैं तो फिर आपने बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तो यहाँ पर भारत की आखिर आगे क्या रणनीति देखने को मिल सकती है? क्योंकि अभी तक भारत मजबूत रणनीति और कूटनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत हर कदम सोच समझ कर रख रहा है, चाहे वो बयान हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का फैसला हो। अब यहाँ पर भारत कैसे, आप क्या देखते हैं कि भारत की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है अगर ये युद्ध और लंबा खिंचता है? देखिए, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि भारत की जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के एक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, और ये जो डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है उसकी वर्तमान समय में सिर्फ एक टेम्पोररी स्तर पर नहीं, बल्कि उसको एक परमानेंट तरीके से अल्टरनेट एनर्जी सप्लाई चेन्स को स्थापित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो एक लॉन्ग ड्रॉन सिचुएशन दिखाई देती है, एक प्रोलॉन्ग सिचुएशन दिखाई देती है। और जो 28 फरवरी उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद से जो वेस्ट एशिया की जो वोलाटिलिटी है, जो अस्थिरता है, वो एक लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशंस को डील करने के लिए ये नितांत आवश्यकता है कि भारत अल्टरनेट एनर्जी सप्लाई चेन्स को स्थापित करे। और जैसा कि आपने देखा कि जो भारत सरकार की जो इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, उसमें लगातार इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान समय में भारत की सरकार जो भी अल्टरनेट जो सप्लाईज के जो भी सोर्सेस हैं, जो भी डेस्टिनेशंस हैं, उन सभी के ऊपर हम लगातार कार्य कर रहे हैं उसको, और अधिक से अधिक भारत की ऑयल और गैस की जो सप्लाई है, LNG, LPG सभी को अन्य सोर्सेज के माध्यम से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की सरकार बहुत ही मैच्योर तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही है। और आप देखिए सोनम जी, तो ये भारत की सरकार की ये बहुत बड़ी सफलता है कि जहां पर विश्व के अन्य राष्ट्रों में जो ऑयल और गैस के दामों में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई, अभी भी अपने राष्ट्र में जो आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को, एनर्जी प्राइसेस को स्टेबल रख पाए हैं। सारी क्राइसिस के बावजूद भी, सारे अनस्टेबिलिटी के बावजूद भी ये सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। और साथ ही साथ हम वेस्ट एशिया के सभी राष्ट्रों के साथ अपने कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स को भी कर पा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे अपने लोग आहत हुए हैं, हमारे अपने शिप्स के ऊपर फायरिंग इत्यादि घटनाएं भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यदि भारत सभी के साथ अपने संबंधों को बना कर के रख पाया है, अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रख पाया है, तो इस सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता मानी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।